हेलो स्टूडेंट, वेरी वार्म वेलकम इन प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और स्टूडेंट, आज हम पहुंच चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 15 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। जैसा कि बच्चों, आज ये हमारा जो चैप्टर है वो डीएवी के लिए चल रहा है, लेक्चर नंबर 1। और हम इस टॉपिक में आज जो हमारा टॉपिक चलने वाला है उसमें हम क्या कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम इस टॉपिक में फुल चैप्टर कंप्लीट करेंगे विद पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। और वो आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन आपको लेनी नहीं है कि चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन आप चैप्टर के साथ साथ खुद भी आप नोट्स बना सकते हो। आपको इतना अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, पीछे की जो बैक एक्सरसाइजेज है वो भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपकी थोड़ी सी हेल्प के लिए हम उसको पीडीएफ नोट्स में दे देंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना और वहाँ से आप जो पीडीएफ नोट्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, एडोलसेंस। इससे पहले थोड़ा सा हम स्टोरी को थोड़ा बैक ले जाते हैं, थोड़ा सा पिछली चीज़ों के बारे में जानते हैं। क्या है ना, थोड़ा बेस बनाना ज़रूरी होता है। बिल्डिंग कब बनती है? थोड़ा जब उसकी नींव नीचे, पहले नीचे की तरफ खुदाई होती है, फिर ऊपर की तरफ बिल्डिंग बनना स्टार्ट होती है कि नहीं? तो चलिए, सबसे पहला हम जानते हैं, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में भी लेके गए थे, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जिस कारण उनकी जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ती है और इस अर्थ पर उनका एक अस्तित्व अपना वो बचाए रखते हैं। ठीक है, एक आदमी या एक कोई एनिमल है, वो बर्थ लेता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसका जो पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन तो रहेगी नहीं, इसका भी कोई अस्तित्व इस अर्थ पर नहीं बचेगा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी एबिलिटी होती है जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास होती है, लेकिन उसका भी एक तय एज होती है, एक टाइम लिमिट होता है। और उसके बाद जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। बच्चों, अगर हम ह्यूमन का लाइफ साइकिल देखें तो डेवलपमेंट के आधार पर, ठीक है, डेवलपमेंट के आधार पर इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है चाइल्डहुड, सेकंड है बच्चों एडल्टहुड, और तीसरी अगर हम बात करें तो ओल्ड एज। और ये डिवीजन बच्चों किस आधार पर हुआ है, किस बेसिस पर हुआ है? ये डिवीजन हुआ है किसके आधार पर? डेवलपमेंट के आधार पर। ठीक है, तो अब आते हैं जो हमारा ये चैप्टर जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। तो एडोलसेंस बोलते किसको है? सबसे पहले इसको जान लेते हैं। एक सिंपल सी डेफिनेशन, एक छोटी सी डेफिनेशन जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। ठीक है, द पीरियड ऑफ अ पर्सन लाइफ बिटवीन बीइंग अ चाइल्ड एंड बिकमिंग एन एडल्ट बिटवीन द एजेस ऑफ 13 to 17। यानी बच्चों, एक चीज आप याद और रखिए कि एडोलसेंस एक ट्रांजिशनल स्टेज है। यानी ट्रांजिशनल पीरियड किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। डिटेल से समझनी है बच्चों, कोई भी चीज समझनी है। ट्रांजिशनल स्टेज कि एडोलसेंस एक ट्रांजिशनल स्टेज है। तो ट्रांजिशनल स्टेज यानी, और ट्रांजिशनल लिख लेते हैं इसको, पीरियड इज one in which things are changing from one state to another। तो समझ गया ना आप ट्रांजिशनल स्टेज क्यों बोला गया एडोलसेंस को? यानी एक ऐसा पीरियड, एक ऐसी स्टेज जिसमें चीजें एक स्टेट से दूसरी स्टेट जो है वो बदलनी, चेंजेस आने उसमें शुरू हो जाते हैं। तो द पीरियड ऑफ अ पर्सन लाइफ बिटवीन बीइंग अ चाइल्ड, यानी एक ऐसा एज, उसका एक ऐसा टाइम जब वो बचपन से उसका धीरे धीरे वो एडल्ट बनना शुरू होता है,
और ये एज स्टार्ट कब होती है? 13 से 17 के बीच की, ठीक है। और ये जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ये स्टेजेस जो है वो और नीचे आती जाती है। अब यहाँ पर 12 to 18 भी कर सकते हैं आप। तो ये जो बीच का दौर होता है, इस दौरान इंसान के लाइफ में जो है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, ना सिर्फ फिजिकली, मेंटली भी बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो एडोलसेंस एक ट्रांजिशनल स्टेज है जो कि चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच की स्टेज होती है, ठीक है। ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें फिजिकल और मेंटल, यानी कि फिजिकल यानी शारीरिक और मेंटल यानी मानसिक, दोनों तरह का बदलाव यानी डेवलपमेंट होता है। समझ रहे हो आप? ये आपने नोट डाउन किया तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको हटा रही हूँ ताकि थोड़ा हम आगे और डिटेल में थोड़ा लेके जाए। अब यहाँ पर एक और चीज समझ लो जो इसी वर्ड से रिलेटेड है, वो है ये जो एडोलसेंस वर्ड है, ये एडोलसेंस जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड किससे? एडोल्सियर से लिया गया है। और इसका मतलब होता है, एडोल्सियर का मतलब होता है टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी, ठीक है। हमने वर्ड की डेफिनेशन पढ़ ली, लेकिन वर्ड का मीनिंग भी पता होना चाहिए सबसे पहले हमारे को। हालांकि मीनिंग ही देखना चाहिए था कि वर्ड का मीनिंग क्या है, तो कोई बात नहीं, हमने डेफिनेशन पढ़ी, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया, अब इसका वर्ड का मतलब ही जान लो। तो ये जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड एडोल्सियर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी, यानी उस दौरान बॉडी की चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो फुल ग्रोथ होती है। वो टाइम होता है जब हम एडल्टहुड में की तरफ जो है वो पहुंच जाते हैं, धीरे धीरे पहुंचते हैं। ये एकदम सुबह हम चाइल्डहुड में थे और रात होते होते हम एडल्टहुड में पहुंच गए, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ये एक टाइम पीरियड होता है जो कि आपको यहाँ पर मैंने लिख के दिया हुआ है कि 13 to 17 का जो ये टाइम पीरियड होता है, उस दौरान हमारे बॉडी में हमारी फिजिकल और मेंटली बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है। ये समय जो होता है, इस समय सेक्सुअल मैच्योरिटी भी बहुत तेजी से डेवलप होती है, ठीक है। सेक्सुअल मैच्योरिटी भी बहुत तेजी से डेवलप होती है। ये वो दौर होता है जब हम अपने ही बारे में बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं, क्योंकि इस समय हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। हमारी बॉडी जो है बहुत सारे चेंजेस से गुजर रही होती है, तो हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ठीक है। हम इसलिए अपने बारे में जानने के बहुत ज्यादा इच्छुक रहते हैं। एडोलसेंट, ये जो एडोलसेंट जिनको टीनेजर्स भी कहा जाता है, ठीक है, एक हमारी ये जो किशोरावस्था बोलते हैं जिसको, एडोलसेंट यानी किशोर, टीनेजर, ठीक है। ये एडोलसेंट ये ना तो चाइल्ड होते हैं और ना ही एडल्ट होते हैं। ये जो पीरियड होता है ह्यूमन बीइंग का वो 13 to 17 के बीच का माना जाता है, ठीक है। तो यहां तक आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि जो एडोलसेंट का शुरुआती दौर होता है उसमें बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। टीनेजर्स को उन सब के बारे में पता चलता है जिस फिजिकल दौर से वो चेंजेस के दौर से वो गुजर रहे होते हैं। ये फेज या ये अवस्था उनके जीवन में 13 से 17 के बीच में आती है। और जब ये 13 से 17 के शुरुआती दौर होता है या जो सबसे पहला दौर होता है, तो उसको बोलते हैं अर्ली, यानी 13 वाला जो पीरियड जब वो शुरू होना स्टार्ट होते हैं, अर्ली एडोलसेंट पीरियड, ठीक है। ये चेंजेस प्यूबर्टी यानी जब लड़का या लड़की
वह फिजिकल चेंजेस आते हैं और वो दोनों ही जो है वो एडल्ट की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्यूबर्टी, जब गर्ल और बॉयज में फिजिकल चेंजेस आते हैं और दोनों ही एडल्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो लिख लेते हैं इसको, फिर हम इसको और समझ लेते हैं कि अगर प्यूबर्टी की हमको एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे। प्यूबर्टी इज द टाइम इन लाइफ, किसका, व्हेन, दोनों, बोथ है ना, व्हेन अ बॉय और गर्ल become sexually mature। ठीक है, और ये बदलाव जो है इनकी बॉडी में धीरे धीरे करके आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जिसको हमने बोला कि उसको अर्ली एडोलसेंट पीरियड भी कहा जाता है। प्यूबर्टी कई सालों तक रहता है, जिसके दौरान जैसे हमने पढ़ा कि 13 to 17, ठीक है, काफी सालों तक रहता है, जिसके दौरान फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो तेजी से होता है। कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं। अब साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या है, यहाँ से इसको मैं हटा रही हूँ, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। साइकोलॉजिकल चेंजेस यानी मानसिक बदलाव, जिसको कि हम कई बार बोलते हैं मूड फ्लक्चुएशन। कभी कभी बहुत ज्यादा खुश होना, कभी थोड़ी थोड़ी बात पर गुस्सा हो जाना, इमोशंस बहुत ज्यादा जाग जाना। तो साइकोलॉजिकल चेंजेस के साथ साथ सेक्सुअल मैच्योरिटी भी डेवलप होती है। सेक्सुअल मैच्योरिटी हम बार बार यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल मैच्योरिटी का मतलब क्या है? सेक्सुअल मैच्योरिटी का मतलब है कि कोई इंडिविजुअल चाहे वो बॉय है चाहे वो गर्ल है, वो कैपेबल है यानी वो रेडी है रिप्रोडक्शन के लिए, यानी एक नए यंग वंस को जन्म देने के लिए। तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी। ठीक है, प्यूबर्टी वर्ड की अगर बात करें तो प्यूबर्टी वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड प्यूबर्टास से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एज ऑफ मैनहुड। एज ऑफ मैनहुड। अब ये एज ऑफ मैनहुड क्या है, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं, थोड़ा क्या पूरा समझ लेते हैं। ठीक है, तो प्राची फाउंडेशन बच्चों एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर कुछ डाउट रहने की कोई संभावना नहीं, अगर रह जाए तो उसको जो है तुरंत आपके क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड किया जाता है। आपको काफी हफ्तों तक, महीनों तक मतलब आपने क्वेश्चन पूछा और आपको महीनों तक किसी ने जवाब नहीं दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बस ये है ऑफलाइन और ऑनलाइन में यहाँ पर प्राची फाउंडेशन में बस इतना ही अंतर है कि यहाँ पर आप सामने नहीं बैठे हो, लेकिन आप फील वैसा ही कर सकते हो। ठीक है, आपके जवाब भी आपको तुरंत मिलेंगे और आपके हर क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ये नहीं बोला जाता है कि सिर्फ बोला ही नहीं जाता है कि 10 बार पूछो, यहाँ पर 10 बार बताया भी जाता है और उससे ज्यादा बार भी बताया जाता है। तो यहाँ पर आप निश्चिंत रहिए कि आगे की स्टडी कैसी होगी। प्राची फाउंडेशन आपकी स्टडी के लिए पूरी जिम्मेदार है और पूरी जिम्मेदारी से आपकी स्टडी को, आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। बस आपको भी मेहनत करनी है। तो बच्चों हम कहाँ थे? हम थे एज ऑफ मैनहुड में। तो समझ लेते हैं एज ऑफ मैनहुड क्या है। द पीरियड, ठीक है, ऑफ टाइम इन योर लाइफ after your physical growth has stopped and
यू आर fully developed. You are fully developed. ठीक है, तो ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है बच्चों जिसमें आपकी जो फिजिकल ग्रोथ जो 13 साल से स्टार्ट हो चुकी है वो आप 17 तक आते आते 18 तक आते आते रुक जाती है, और उस दौरान आपकी बॉडी, आप मेंटली भी और फिजिकली भी आपकी जो ग्रोथ है, यानी आपका फिजिकल ग्रोथ जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो उस टाइम पीरियड को बोलते हैं। मेंटली ग्रोथ तो चलता ही रहता है, ठीक है, लेकिन फिजिकल ग्रोथ आपका जितना होना है, जितनी हाइट बढ़नी है उतनी बढ़ जाती है, उसके बाद आपकी हाइट बढ़ने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड होता है जब आपकी फिजिकल ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, आपका बॉडी फुल ग्रोथ कर लेता है, उस पीरियड को बोलते हैं एज ऑफ मैनहुड। एज ऑफ मैनहुड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गर्ल्स में जो पुबर्टी की शुरुआत होती है और बॉयज़ में जो पुबर्टी की शुरुआत होती है वो कब होती है। बॉयज़ में गर्ल्स में स्टार्टिंग जो एज होती है वो 10 ईयर्स से स्टार्ट हो जाती है, और बॉयज़ में वो जो एज होती है वो 12 ईयर्स से शुरू हो जाती है। प्यूबर्टी का जो टाइम है हर पर्सन का अलग अलग होता है। थोड़ा सा मैं इसको बच्चों इरेज कर रही हूँ ताकि यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखा जा सके, ठीक है। तो प्यूबर्टी का जो टाइम पीरियड होता है हर पर्सन का अलग अलग होता है, और मतलब बढ़ने का यानी जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो सबकी अलग अलग होती है। वो डिपेंड करती है अलग अलग फैक्टर्स पे। जैसे सबसे पहला जो फैक्टर है वो हेरिडिटरी है। हेरिडिटी यानी इसका लिख लेते हैं हेरिडिटी, यानी इट इज द process by which physical or mental qualities pass from person to parents to teacher लिखते हैं, पर्सन टू पर्सन की जगह पेरेंट्स टू चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फिजिकल और मेंटल जो क्वालिटीज होती हैं वो पेरेंट्स से आगे बच्चों में पास होती जाती है। इसके अलावा बच्चों इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं, जैसे आपकी डाइट, जैसे आपकी एक्सरसाइज, ये भी सारी चीज़ें जो है प्यूबर्टी के दौरान होने वाले जो शारीरिक और मेंटल और फिजिकल चेंजेस है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बच्चों की चेंजेस एट पुबर्टी, कि पुबर्टी के दौरान होने वाले मुख्य जो चेंजेस है उनमें सबसे पहला है इंक्रीज इन हाइट, ठीक है। सबसे पहला बदलाव या पुबर्टी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हाइट एंड जो वेट होता है वो तेजी से बढ़ते हैं, जिसे हम सिर्फ फील ही नहीं करते, महसूस ही नहीं करते, उसको हम देख भी सकते हैं। बॉडी का जो पोर्शन है बच्चों वो बढ़ने लगता है, जिसमें हम देखते हैं हमारे जो आर्म्स है एक और लेग्स है, ठीक है, वो रेस्ट ऑफ बॉडी के मुकाबले, ठीक है, रेस्ट ऑफ बॉडी के जो मुकाबले है बहुत तेजी से बढ़ते हैं, और इसके जो परिणाम होते हैं, इसके जो रिजल्ट होते हैं बहुत ही डिस्प्रपोर्शनेट है। यानी कि डिस्प्रपोर्शनेट का मतलब यानी टू लार्ज और टू स्मॉल भी हो सकता है, यानी सब कुछ बहुत ज़्यादा बड़े, यानी व्हेन कंपेयर टू समथिंग एल्स, जब हम किसी से कंपैरिजन करते हैं तो वो बहुत ही डिस्प्रपोर्शनेट यानी बहुत बड़े या बहुत छोटे हो सकते हैं, ठीक है। जिस कारण एडोलसेंट को बहुत ऑकवर्डनेस फील होता है, या फिर बोल सकते हैं कि बहुत अजीब गरीब सा फील होता है। जब बॉडी फुल ग्रोथ ले लेती है तो धीरे धीरे ये जो ऑकवर्डनेस है, जो उनको ऐसा फील होता है कि हमारे साथ ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, वो भी धीरे धीरे चला जाता है। गर्ल्स में ऐसा फिजिकल ग्रोथ जो जनरली देखा गया है
वो 11 से 13 साल की उम्र में देखा जाता है। और बॉयज़ में ये जो बदलाव है, ये जो चेंजेस है, सडन चेंजेस है, वो 13 टू 15 ईयर्स में डायरेक्टली यानी स्पष्ट तौर पर देखे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, चेंजेस इन द साइज ऑफ हार्ट एंड लंग्स। हार्ट एंड लंग्स के साइज में भी बदलाव होते हैं, हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा कम दिखाई देते हैं, बट ये जो बदलाव है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, उनमें से ये भी बदलाव जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन बॉडी शेप। बॉयज़ और गर्ल्स की बॉडी में इस दौरान बहुत सारे बदलाव आते हैं, बॉडी पार्ट्स ग्रो होते हैं, जिस कारण उनकी जो शेप है, बॉडी की जो शेप है, उनमें जो होने वाले जो बदलाव है, उनमें जो होने वाले जो चेंजेस है, वो भी स्पष्ट तौर पर देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चेंजेस है वो है चेंज इन वॉइस। लैरिंक्स यानी जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है, ये थ्रोट में हमारे प्रेजेंट होता है। इसकी शेप की अगर बात करें तो ये एक ट्यूब शेप का, अगर यहाँ जूम करके देखें हम, ठीक है, तो ये एक ट्यूब शेप का आकार होता है इसका। लैरिंक्स के हर पर्सन यानी हर इंडिविजुअल पर्सन की आवाज को एक पिच देता है। पिच की अगर हम बात करें, तो पिच यानी एक टोन, ठीक है, या तो किसी की टोन बहुत हाई, ठीक है, या फिर किसी की टोन जो है वो थोड़ा लो रहती है। तो यानी हर एक इंडिविजुअल की आवाज़ जो होती है वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है। प्यूबर्टी से पहले अगर हम लैरिंक्स या फिर इस वॉइस बॉक्स की बात करें तो ये छोटा होता है, ठीक है, उसकी कॉर्ड भी शॉर्ट और थिन यानी पतली होती है। इसका अगर हमें अंतर समझना हो तो एक बच्चे की आवाज़, एक चाइल्ड की आवाज़ सुनिए और एक अडल्ट की आवाज़ सुनिए, तो दोनों की आवाज़ में आपको एक फ़र्क दिखाई देगा, ठीक है। तो जैसे जैसे प्यूबर्टी के स्टेज में हम आते रहते हैं, लैरिंक्स यानी इसके साउंड बॉक्स का जो साइज है वो बढ़ता जाता है, इसकी कॉर्ड भी जो है वो लंबी और मोटी होती जाती है, जिसका असर जो है हमारी वॉइस पे पड़ता है, ठीक है। हमारी वॉइस जो है और ज़्यादा भारी और मोटी हो जाती है, और ये प्रोसेस जो है वो कुछ मंथ तक चलता रहता है, जब तक कि ये जो वॉइस बॉक्स यानी लैरिंक्स है जो फुली डेवलप या फुली ग्रो नहीं हो जाता। लैरिंक्स के फुल ग्रो होने पर हमारी वॉइस जो है वो स्टेबल हो जाती है। स्टेबल का मतलब है बच्चों अब उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग पुबर्टी जब लैरिंक्स ग्रो होता है तब थ्रोट का ये देखिए अगला ये जो फ्रंट फेस है यानी फ्रंट का जो सरफेस है वो बाहर आने लगता है, जिसको बोलते हैं हम एडम्स एप्पल, ठीक है, एडम्स एप्पल। लैरिंक्स गर्ल की तुलना में बॉयज में ज्यादा ग्रो होता है और स्पष्ट तौर पर इसमें भी देखा जा सकता है। उनकी नेक के सामने, यहाँ पर देखिए उनकी नेक के सामने एक हाईलाइटिंग, एक छोटा सा पार्ट जो है वो उभर कर बाकी पार्ट की तुलना में उभर कर सामने दिखाई देता है, तो जिस कारण जिसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। और ये इनकी पिच को भी, इनकी टोन को भी, इनकी वॉइस को भी थोड़ा सा बदलाव दे देता है। नेक्स्ट हम बात करें इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड की, तो यहाँ पर प्यूबर्टी के दौरान जो स्वेट ग्लैंड होती है वो फुली डेवलप हो जाती है। अब उनमें से स्वेट यानी पसीने का एक्सक्रीशन भी बढ़ जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि जो टीनेजर्स होते हैं उनके फेस पे एक्ने, पिंपल बाकियों की तुलना में ज़्यादा दिखाई देते हैं। बॉयज़ इतने चिंतित नहीं रहते हैं जितनी चिंताओं में जो है लड़कियां घिरी रहती है कि हम लोग कैसी दिख रही होंगी, ज़्यादा पिंपल तो नहीं है। लेकिन अगर आप इनसे छेड़छाड़ ना करो तो ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। थोड़ा सा केयर की ज़रूरत होती है और बार बार हाथ फेस में अपना टच नहीं करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बच्चों, सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन में हम देखेंगे कि प्यूबर्टी के दौरान, ठीक है, प्यूबर्टी के दौरान फिजिकल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट एक ही समय में कम या ज़्यादा होते हैं, ठीक है।
बॉयज़ और गर्ल्स में के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये मेल सेक्स ऑर्गन है और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन। जैसे कि बॉयज़ की टेस्टिस, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ठीक है। बॉयज़ की टेस्टिस यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर होना स्टार्ट हो जाती है। ये है टेस्टिस, ये देख रहे हो आप, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ थोड़ा नीचे नहीं दिखेगा, ये एग के आकार के, और उनके अंदर सीमन बनना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब हमने यहाँ पर एक बात की, सीमन, यहाँ पर इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। ऑल्सो कॉल्ड सेमिनल फ्लूइड, यानी इसको हटा देते हैं, फ्लूइड दैट इज emitted from the male reproductive ट्रैक्ट यानी रास्ता, ठीक है। एमिटेड यानी, यहाँ पर मैंने एमिटेड लिखा यानी रिलीज होता है, ट्रैक्ट यानी रास्ता, एंड दैट contain sperm cells which are capable of fertilizing, ठीक है, fertilizing the फीमेल एग्स, ठीक है। तो ये जो सीमेन का मतलब है, सीमेन को सेमिनल फ्लूइड भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। और ये एक ऐसा फ्लूइड होता है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट से रिलीज होता है और जिसमें स्पर्म सेल भी रहते हैं। और स्पर्म हमने पिछली बार पढ़ा था कि स्पर्म जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलीज होते हैं और उनकी कैपेसिटी क्या होती है कि वो फीमेल एग के साथ मिलकर फर्टिलाइज होते हैं, यानी एक न्यू सेल तैयार करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें सीमेन कहाँ रिलीज होता है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में रिलीज होता है। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम उनकी ओवरी की बात करें, यहाँ देखिए ओवरीज की बात करें, पेयर ऑफ ओवरी यानी ओवरीज की बात करें तो इनका साइज भी बड़ा हो जाता है और वहाँ पर एक्स यानी ओवा का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। इस दौरान ओवरीज मेच्योर ओवा रिलीज करना शुरू कर देती है और मेच्योर ओवा, ठीक है, ओवा यानी एग्स रिलीज करना शुरू कर देती है। और लड़कियों में मंथली साइकिल यानी पीरियड्स आना जो है वो शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, कि यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी जगह जो है यहाँ पर नहीं है, तो हम इसको इसी स्लाइड में समझ लेते हैं, ठीक है। तो इस फेज में अगर बात करें बॉयज़ की तो उनके प्यूबिक हेयर यानी जो उनके प्राइवेट पार्ट्स के जो हेयर है वो उनकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। उसके अलावा उनके फेशियल हेयर भी आने शुरू हो जाते हैं। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो उनके जो चेस्ट का साइज है वो ग्रो होना, डेवलप होना शुरू हो जाता है। गर्ल्स में भी प्यूबिक हेयर ग्रोथ हो जाती है। उसके अलावा उनके अंडर आर्म्स के हेयर की ग्रोथ भी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, चेंज इन हार्मोनल बैलेंस। अभी तक हमने देखा कि ड्यूरिंग प्यूबर्टी एडोलसेंट्स यानी टीनेजर की बॉडी में बहुत सारे बदलाव आए और ये बदलाव कंट्रोल होते हैं हार्मोन्स के द्वारा, ठीक है, हार्मोन्स के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि हार्मोन्स होते क्या हैं। तो ये जो हार्मोन्स है एक केमिकल सब्सटेंस है जिसको कि प्रोड्यूस और सिक्रीट किया जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा, ठीक है। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक और बात है कि ये हार्मोनल जो बैलेंस है एडल्ट की तुलना में एडोलसेंट्स में यानी टीनेजर में ज़्यादा तेज़ी से
बदलता है। ठीक है, अब हमने एक बात यहाँ पर बात की, किसकी बात की हमने की, द एंडोक्राइन सिस्टम की। द एंडोक्राइन is a series of glands that produce and secrete hormones that the body uses for a wide range of function। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम एक सीरीज है ग्लैंड की, यानी इसके अंदर और भी बहुत सारी ग्लैंड आती है जो कि हार्मोन को प्रोड्यूस और सिक्रीट करती हैं, और जिससे कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के फंक्शन को करना होता है, उन फंक्शंस को करने में हेल्प मिलती है। और दिस कंट्रोल मैनी डिफरेंट बॉडी फंक्शन, इसके अलावा ये अलग अलग बॉडी फंक्शन को भी कंट्रोल करती है। तो इसी के साथ हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसके बारे में। तो इन्हीं में से अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो ये पिट्यूटरी जो ग्लैंड है बॉयज में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करती है, और ये हार्मोन सिक्रीट होता है टेस्टिस में। ठीक है, टेस्टिस में। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये कहाँ पर होता है, ओवरीज में। ये हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में रिलीज किए जाते हैं, जिस कारण गोनेड्स यानी सेक्स ऑर्गन जो है, ठीक है, चाहे हम बॉयज की बात करें चाहे हम गर्ल्स की बात करें, तेजी से डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, हमने ये बोला कि ये जो हार्मोन्स है वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज किए जाते हैं। तो यहाँ पर ब्लड स्ट्रीम का मतलब क्या है, यहाँ पर ब्लड स्ट्रीम का मतलब है कि ब्लड स्ट्रीम is the blood that simple flows around our body। ठीक है, जो हमारे चारों तरफ हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, दैट इज अ ब्लड स्ट्रीम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है द रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए तब कैपेबल माने जाते हैं जब मेल टेस्टिस, यानी यहाँ पर हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे द रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन बींग। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए तब कैपेबल माने जाते हैं जब मेल टेस्टिस और फीमेल ओवरीज, ठीक है, यहाँ पर फीमेल ओवरीज जो गैमेट प्रोड्यूस कर सके, यानी मेल की अगर हम बात करें तो मेल यानी स्पर्म रिलीज कर सके, प्रोड्यूस कर सके, और अगर फीमेल की हम बात करें तो फीमेल ओवा यानी एग प्रोड्यूस कर सके। मेल की गैमेट प्रोड्यूस करने का ड्यूरेशन, ठीक है, फीमेल की तुलना में ज़्यादा हो जाता है, यानी ज़्यादा उम्र तक जो फीमेल है मेल जो है वो गैमेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट के ओवरीज की अगर हम बात करें तो जैसे फीमेल प्यूबर्टी की स्टेज में पहुंचती है उस दौरान ओवरीज एक्टिव हो जाती है, यानी एग्स जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। और हमने ये भी देखा ये जो समय होता है ये शुरू हो जाता है 11 to 13 के बीच का। 1 एग यानी 1 ओवम को ओवरीज में मेच्योर होने यानी फुल्ली डेवलप होने में
28 डेज लग जाते हैं। मैच्योर ओवम, उसके बाद ओविडक्ट, यहाँ पर ओविडक्ट में एंटर करता है और वहां पर वो फर्टिलाइज होता है। अगर तो वो फर्टिलाइज हो गया, यहाँ पर पहुंचने के बाद ओवरी ने एग प्रोड्यूस किया और उसके बाद वो ओविडक्ट पहुंचता है फर्टिलाइज के लिए। तो अगर वो फर्टिलाइज होता है तो आगे की प्रोसेस जो है वो यूट्रस में कंप्लीट होगी, यानी आगे का जो डेवलपमेंट होगा उसका वो यूट्रस में पहुंचेगा। तो यूट्रस की अगर बात करें तो इसकी जो शेप होती है एक पियर शेप, एक फ्रूट देखा है ना, तो एक पियर शेप जैसी होती है, ठीक है। और अगर ये लोकेशन की बात करें तो ये ओवरी के बीचों बीच होता है, यानी ओवरीज के बीच में होता है। यूट्रस यहाँ पर देख रहे हो एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसके इसके अलावा इसमें इलास्टिसिटी यानी लचीलापन भी काफी होता है। अब इसका पता कहाँ से चलता है, ये थोड़ा सा हटा रही हूँ मैं ताकि आपको डायग्राम और साफ दिखे। अब ये बहुत ज्यादा लचीला है या इलास्टिसिटी इसकी मुख्य कैरेक्टरिस्टिक है, वो कैसे पता चलता है? वो तब पता चलता है जब इसके अंदर फीटस यानी बेबी का ग्रोथ होना शुरू होता है, डेवलप यानी उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ग्रो करना शुरू कर देता है, तो जिस कारण यूट्रस का जो साइज है वो कई गुना बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमने बोला बेबी, ठीक है, कि उसका ग्रो होना शुरू हो जाता है, तो बेबी तो तब बनेगा जब उसका फुली डेवलपमेंट होता है। तो उससे पहले हम बात करते हैं एम्ब्रियो, ठीक है। तो हमने देखा था कि इट इज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन द जाइगोट यानी या फर्टिलाइज्ड एग एंड द न्यूली फॉर्म्ड ऑफस्प्रिंग, इसके बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं एम्ब्रियो, ठीक है। जाइगोट यानी द सेल विच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड जाइगोट। तो इट इज अ फर्टिलाइज्ड ओवम और फर्टिलाइज्ड एग। तो ये दोनों जो हमने डेफिनेशन थी वो पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियर कर ली थी। तो यहाँ पर क्या होता है कि एम्ब्रियो के यूट्रस में पहुंचने से पहले यूट्रस अपने आप को जो है इसके लिए प्रिपेयर करता है, यानी किस तरह से प्रिपेयर करता है कि इसकी जो ब्लड वेसल्स होती है, यानी यहाँ पर ये साइड देख रहे होंगे, ये मोटी यानी एक थिक लेयर तैयार कर लेती है ताकि इसके ऊपर अगर प्रेशर आए तो इस पर कोई बुरा असर नहीं होगा। तो ये तो था कि अगर इसमें फर्टिलाइज होता है वो एग तो उसके साथ ऐसा होगा, यहाँ पर आगे वो फर्दर डेवलपमेंट लिए आएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, एग तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ओवरी जो है वो एक्टिव हो चुकी है, तो एग तो बनेगा। एग के बाद वो इधर भी आएगा, ओविडक्ट भी आएगा, और उसके बाद यहाँ पर आने की कंडीशन है, यहाँ पर आने की कंडीशन ये है कि उसको फर्टिलाइज होना पड़ेगा, और फर्टिलाइज होने के लिए उसको चाहिए स्पर्म, ठीक है। तो स्पर्म तो इधर नहीं है तो ये फर्टिलाइज नहीं होगा, तो फर्टिलाइज नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, तब जो वो एग है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, क्योंकि इसकी जो वॉल्स होगी वो इतनी थिक वेसल्स है, इतनी मोटी लेयर है कि ये जो ब्रेक होने के बाद, ठीक है, मैच्योर तो हो नहीं पाया, वो फर्टिलाइज नहीं हो पाया उसके बाद, तो ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, और उसके बाद इसको ब्लड के रूप में, यहाँ पर देख रहे हो आप, ब्लड के रूप में जो है ये बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर फ्लो करेगा। तो ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस, और ये 3 to 6 डेज का होता है। इसकी शुरुआत तब होती है जब गर्ल्स में प्यूबर्टी की शुरुआत होती है। फर्स्ट टाइम में जब ये होता है तो उसको बोलते हैं, जब पहले फर्स्ट टाइम जब ये आता है मेनाक, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम है जब फर्स्ट टाइम आता है, और जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होता है, जब विमेन की जो एज है 45 to 50 के बीच की रहती है, 50 साल तक होती है, तो जब लास्ट होता है, जब ये खत्म हो जाता है, तब उसको बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखना, ये आपका एंड टाइम है यानी मेंस्ट्रुअल का, और ये आपका स्टार्टिंग टाइम। मेंस्ट्रुएशन की बात करें तो ये हमने पहले भी पढ़ा, ये 28 से 30 डेज का इंटरवल होता है, और ये टाइम पीरियड थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, तो उसमें लड़कियों को घबराने की कोई बात नहीं है। कई बार पीरियड्स यानी मेंस्ट्रुअल पीरियड रेगुलर होने में 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक का टाइम पीरियड लग जाता है, तो ये नॉर्मल होता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, ये तो बात थी एग अगर फर्टिलाइज ना हो तो क्या होगा।
लेकिन अगर एग यानी ओवम स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या बनता है, जाइगोट, जो हमने पहले ही बोला, पढ़ लिया था, ये हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हमने अभी तक कंडीशन ये पढ़ी थी कि एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, लेकिन अगर एग फर्टिलाइज हो गया, स्पर्म प्लस ओवम ये फर्टिलाइज हो गया और हमारा क्या तैयार हो गया, न्यू सेल, जाइगोट, ठीक है। उसके बाद जाइगोट डिवाइड होता है और आगे डेवलपमेंट के लिए ये कहाँ पर आता है, यूट्रस में आता है, ठीक है, ये समझे आप। तो यहाँ पर अब हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है और नेक्स्ट टॉपिक हमारा चलता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। ह्यूमन बीइंग के पास अपने सेल की न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। हमने बात की न्यूक्ली, ठीक है, न्यूक्ली की, ये होता है द सेंट्रल पार्ट ऑफ द किसी सेल का, सर्टेन सेल, किसी भी सेल का जो सेंटर पार्ट होता है, दैट इज अ न्यूक्लियस। और हमने एक चीज पढ़ी, हमने क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम्स भी पहले लिख लेते हैं, इज अ पार्ट ऑफ अ सेल इन living things that decide the sex character, shape, ये अलग अलग है, सेक्स, कैरेक्टर, शेप एक्सेट्रा, यानी इसके अलावा भी और सारी चीजें, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि ह्यूमन बीइंग के पास अपने सेल की न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें हमने न्यूक्लियस समझा और क्रोमोसोम समझा कि क्रोमोसोम इज अ पार्ट ऑफ अ सेल इन अ लिविंग थिंग दैट डिसाइड द सेक्स, कैरेक्टर, शेप एक्सेट्रा, ये लड़का होगा या लड़की होगी, उसके अलावा कैरेक्टर, उसकी शेप, ये सारी चीजें डिसाइड करता है क्रोमोसोम। तो 44 क्रोमोसोम को ऑटोसोम्स कहा जाता है, यानी 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, और वो होता है एक्स और वाई में, ठीक है, एक्स और वाई में। ऑटोसोम एनी क्रोमोसोम एक्सेप्ट फॉर द सेक्स क्रोमोसोम। तो ऑटोसोम यहां से हम इसको हटा देते हैं ताकि हम दूसरा पार्ट अच्छे से लिख पाए, ठीक है। तो यहां से इसको हटा देते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि आप उसको भूलो ना। हमने पढ़ा कि अभी हमने थोड़ी देर पहला 44 जो है हमारे कौन से होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 44 को बोलते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है। और जो बाकी बचे 2 पेयर, ठीक है, 44, 45 एंड 46, ये जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम है, और ये आइडेंटिकल नहीं होते हैं, ये एक्स और वाई की फॉर्म में होते हैं। और इनमें ये जो 2 क्रोमोसोम होते हैं, इसमें जो है 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें ये आइडेंटिकल भी है, एक्स एक्स है, लेकिन एक जो है वो नॉन आइडेंटिकल है। इसमें जो सेक्स क्रोमोसोम जो है वो इसमें दूसरे क्रोमोसोम नहीं आएंगे, ठीक है। तो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट रहता है मेल और फीमेल में, बाकी सब सेम रहता है, लेकिन लास्ट वाला जो क्रोमोसोम है, पेयर है, वो बिल्कुल डिफरेंट रहता है। जैसे यहाँ से इसको हटा देते हैं, जैसे मेल में जो पेयर बनता है वो एक्स और वाई से बनता है, और फीमेल में जो पेयर बनता है वो एक्स एक्स का बनता है, ठीक है, यानी दोनों आइडेंटिकल। ये फीमेल में पेयर बनता है,
फीमेल में पेयर बनता है और ये जो पेयर बनता है वो मेल में बनता है। समझ रहे हो आप? हमने क्या पढ़ा कि टोटल जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 होते हैं, जिसमें 22 पेयर, यहाँ पर हमने टोटल 44 लिखे हैं। अगर हम पेयर की बात करें, पेयर, तो 1 पेयर इज इक्वल्स टू 2 क्रोमोसोम। 1 पेयर इज इक्वल्स टू 2 क्रोमोसोम। तो इस तरीके से हमारे पास कितने पेयर हुए? 22 पेयर। ठीक है, तो जिसमें से लास्ट के जो 2 पेयर हैं वो मेल और फीमेल में कैसे रहते हैं? थोड़े डिफरेंट रहते हैं। मेल फीमेल में XX क्रोमोसोम रहते हैं और मेल में जो है वो कैसे रहते हैं? XY। ठीक है, अगर हम गैमेट यानी ओवम और स्पर्म की बात करते हैं तो क्रोमोसोम की संख्या हाफ होती है, क्योंकि ये सेल जो है बॉडी में कहीं और भी होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एग में हमेशा, थोड़ा सा हटा देते हैं इसको, एग में हमेशा 22 प्लस X क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, क्योंकि फीमेल के पास XX ही है और 22 पेयर सेम होंगे, तो 22 वाले सेम होंगे। आगे जो रिलीज होगा वो X रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद देने के लिए, डिलीवर करने के लिए X ही है। और अगर हम स्पर्म की बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें 22 प्लस X या 22, यानी ये तो सेम है 22, और Y क्रोमोसोम होगा। यानी एक टाइम में या तो ये X रिलीज करेगा या फिर ये Y रिलीज करेगा, क्योंकि दोनों में, मेल में क्या है, एक ऑप्शन है कि ये चाहे तो ये X रिलीज कर सकता है और चाहे तो ये Y रिलीज कर सकता है। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान जब एग फ्यूज होता है तो किसके साथ होगा एग फ्यूज? सीधी सी बात है ना, स्पर्म के साथ रिलीज होगा। तो उस दौरान अगर वहां से ये Y आ गया, 22 प्लस Y, 22 यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम और Y यानी 6 क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसके साथ अगर ये फ्यूज हो गया तो जो जाइगोट डेवलप होगा, ठीक है, वो कौन होगा? मेल चाइल्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर पेयर किसके साथ बन रहा है? XY के साथ। तो XY के साथ जब ये फ्यूज होगा तो मेल चाइल्ड बनेगा। और अगर ये, ठीक है, यहाँ से भी एग जो फ्यूज होता है वो इसके साथ फ्यूज होता है X के साथ, तो यहाँ पर मेल के फीमेल के पास भी कौन सा है? उसके पास तो दोनों ही आइडेंटिकल है, X है, यहाँ से भी X है और यहाँ से भी क्या आया? X आया। तो यहाँ पर क्या बनेगा? फीमेल चाइल्ड। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ से क्या आया? यहाँ से X आया, यहाँ से भी इसने X आया, तो फीमेल चाइल्ड। यहाँ से ये तो X ही देगी और यहाँ से Y आया, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा? मेल चाइल्ड। क्या बनेगा? मेल चाइल्ड। समझ रहे हो आप? नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, जिसमें हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसको जो है वो सिस्टम ऑफ ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये ग्लैंड कुछ केमिकल को रिलीज करती है जिनको हार्मोन्स कहते हैं। अब यहाँ पर हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं। A substance in our body that influences growth and डेवलपमेंट। ठीक है, तो हार्मोन्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जो है, यहाँ से थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेते हैं। एंडोक्राइन जो ग्लैंड है या सिस्टम है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पास कोई अपना डक्ट
नहीं होता, यानी अपना रास्ता नहीं होता है कि ये जो भी सिक्रीशन करती है उसको डायरेक्टली, अगर इसके पास डक्ट होता तो डक्ट के थ्रू ये पूरी बॉडी में उसको सेंड करती या ट्रांसपोर्ट करवाती, लेकिन इसके पास कोई भी अपना डक्ट नहीं है, तो ये जो भी सिक्रीशन करती है उसे डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है। तो हमने पढ़ लिया है कि ब्लड ट्रांसपोर्ट जो है, ब्लड स्ट्रीम जो है वो किसको कहते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम को जो वर्क दिया जाता है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी कि मेटाबॉलिज्म, यहाँ पर एक डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी मेटाबॉलिज्म की, फिर इसको कंप्लीट करते हैं। मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म is a term that is used to describe all chemical, यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, chemical reactions involved in maintaining the living state of the cell and the organism। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या पढ़ा कि एंडोक्राइन सिस्टम को जो वर्क दिया गया है वो है मेटाबॉलिज्म, यानी कि बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट, जो प्यूबर्टी के दौरान उसके शरीर में होने वाले जो बदलाव है, इसके अलावा जो मूड फ्लक्चुएशन जो होता है उसमें ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पर हमने एक चीज पढ़ा, मेटाबॉलिज्म, इन सब चीजों को ये जो कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म एक टर्म है दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल केमिकल रिएक्शन, जो कि जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको डिस्क्राइब करता है, जैसे कि इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द लिविंग स्टेट ऑफ द सेल एंड द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, जिनके सेल के अंदर होने वाले जो केमिकल चेंजेस है, केमिकल बदलाव है, उस टर्म्स को ये, उन चीजों को जो ये डिस्क्राइब करता है। ठीक है, इसमें हम एक चीज और चीज पढ़ लेते हैं पीछे जाके कि एंडोक्राइन सिस्टम में जो दूसरी मुख्य ग्लैंड होती है, या उसमें जो दूसरी मुख्य ग्लैंड इंक्लूडेड होती है वो है हाइपोथैलेमस। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रेनल, पिनियल एंड द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जैसे कि ओवरीज एंड टेस्टिस। पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर बात करें तो उसके द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज किया जाता है वो है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये बॉडी की जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है उसको रेगुलेट करती है। ठीक है, अगर इसके अलावा हम बात करते हैं, यहाँ से इसको हटाते जाते हैं, थायराइड ग्लैंड की, यहाँ पर देखिए थायराइड ग्लैंड की, तो ये एक थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है। कौन सा? थायरॉक्सिन। ठीक है, NE लिखा है यहाँ पर। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है। अगर हम बात करें इसके फंक्शन की तो ये बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज की जो मेटाबॉलिक रेट है, हमने पीछे मेटाबॉलिज्म पढ़ा है, उस रेट को ये कंट्रोल करता है। सबसे जरूरी बात कि अगर ये थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है, अगर ये थायरॉक्सिन हार्मोन सफिशिएंट क्वांटिटी या बॉडी को जितनी जरूरत है उतनी मात्रा में रिलीज ना हो तो ये जो थायराइड ग्लैंड है वो सूज जाती है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे सूजती है। ये देखिए, तो ये जो है वो सूज जाती है और इस डिजीज को कहते हैं गोइटर।
ठीक है। और ये जो होती है वो आयोडीन की कमी से होता है, और इसीलिए हमको अपने डाइट में जो है वो आयोडीन प्रॉपर क्वांटिटी में लेना चाहिए, यानी आयोडीन जो बेस नमक होता है, सॉल्ट होता है, उसको अपने खाने में यूज करना चाहिए। अगली बात करते हैं हम इंसुलिन की। इंसुलिन की, तो ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि पेनक्रियाज द्वारा सिक्रीट किया जाता है। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, ठीक है, यहाँ पर इसके अगर हम फंक्शन की बात करें तो इट कंट्रोल, लिख लेते हैं इसको, इट कंट्रोल या इट कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी। ठीक है, तो ये ब्लड, जो शुगर में ब्लड का लेवल बढ़ता है, शुगर ब्लड में शुगर का लेवल जो बढ़ता है उसको कंट्रोल करता है। और यदि ये प्रॉपर मात्रा में स्क्रीट ना हो तो पर्सन जो है वो डायबिटीज हो जाती है पर्सन को। तो डायबिटीज क्या है, पढ़ लेते हैं इसको भी। डायबिटीज अ ग्रुप ऑफ डिजीज, यानी इसके और भी टाइप होते हैं। अ ग्रुप ऑफ डिजीज that result in too much sugar in the blood, जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे टू मच शुगर को हम बोल सकते हैं हाई ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, इसमें भी जो है वो शुगर की मात्रा बहुत हाई रहती है। ठीक है, अब हम थोड़ा और पीछे चलते हैं। अब हम बात करेंगे एड्रेनल ग्लैंड की। ठीक है, यहाँ पर देखो, तो ये जो ग्लैंड है दोनों किडनियों के देखो ऊपर स्थित है। ठीक है, लोकेट है। ये जो हार्मोन रिलीज करती है उसको, उसका नाम है एड्रेनालाइन हार्मोन। ठीक है, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, हार्मोन का नाम लिख लेते हैं एड्रेनालाइन हार्मोन। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो ये हार्मोन जो स्ट्रेसफुल यानी तनावपूर्ण सिचुएशन होती है, बॉडी उस सिचुएशन में कैसा उसको रिस्पॉन्स करना चाहिए, उस रिस्पॉन्स को वो कंट्रोल करती है। उस स्ट्रेसफुल में जो हमारी सिचुएशन होती है उस सिचुएशन में बॉडी के रिस्पॉन्स को कंट्रोल करती है। इसके अलावा वो हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं जो ब्लड में मिनरल्स के लेवल को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जो सिस्टम हमने पढ़ा पूरा। कौन सा था ये, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम था, जिसमें हमने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा, बहुत सारी चीजें यानी बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग एंड इंसेक्ट। बच्चों, अगर हम बात करें फ्रॉग के लाइफ साइकिल की, तो हमने पिछले चैप्टर में पूरे डिटेल में पढ़ लिया है। हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो टैडपोल होते हैं, यानी जो फ्रॉग की लार्वल स्टेज होती है, किस तरह से निकलते हैं एग से वो किस तरह से निकलते हैं, और उसके बाद पूरा एडल्ट होने पर वो कितने सारी स्टेजेस से होकर, देख लो आप 1 2 3 4 5 कितने सारे स्टेजेस से होकर जो है वो गुजरते हैं। तो टैडपोल से फ्रॉग बनने का जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस से ये इतने सारी बहुत सारी प्रोसेस से ये जो गुजरते हैं, उसको हमने पढ़ा था कि उनको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस स्टेज। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो ये है कि फ्रॉग के जो थायराइड ग्लैंड है उसमें थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जो कि इस मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करवाता है। हमने पिछले चैप्टर में सिर्फ इतना ही पढ़ा था कि टैडपोल से फ्रॉग बनने की जो उसकी जर्नी है उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो किस तरीके से ये यहाँ से टैडपोल किस तरह का दिखता है और फ्रॉग बनने पर एक कंप्लीटली चेंज लुक देता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमने पढ़ा था कि ये मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस है, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था कि ये किस तरह से होता है, कौन इसको कंप्लीट करवाता है। तो हम यहाँ पर यही पढ़ रहे हैं कि इनमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड होती है, और हमने क्या पढ़ा कि ये जो ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन
हार्मोन प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण ये जो पूरी प्रोसेस है मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन बनने के लिए जरूरत होती है आयोडीन की, और आयोडीन जो है वो टैडपोल को उसी वाटर में मिल जाता है जहां पर वो बढ़ रहे होते हैं, जहां पर वो पल रहे होते हैं, या जहां पर वो एग से निकलते हैं। इंसेक्ट की लार्वल जो लार्वा स्टेज होती है, यानी वो जो लार्वा से अडल्ट में चेंज होने के लिए मेटामॉर्फोसिस की जो प्रोसेस से गुजरते हैं, और ये मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस भी हार्मोन्स के द्वारा ही रेगुलेट होती है। और ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करने वाले ये जो सेल है उनके ब्रेन और एंडोक्राइन ग्लैंड में होते हैं, और कई बार ये शरीर के अलग अलग हिस्सों में भी लोकेट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा इंसेक्ट का, और यहाँ पर हमने पढ़ा फ्रॉग का जो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होती है वो किस तरीके से और किन चीजों से, किस कारण से ये होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि एडोलसेंस एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें बॉडी की ग्रोथ यानी डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता है, और इस समय बॉडी को जरूरत रहती है अच्छे न्यूट्रिशन की। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एडोलसेंट की, तो सबसे पहले बात आती है कि एडोलसेंट के दौरान जब हमारा शरीर काफी बदलाव और काफी सारे चेंजेस से होकर गुजरता है, तो उसको एक अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। अगर उसको समय पर प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो उसका उसकी बॉडी पे बहुत गलत असर पड़ता है। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि बहुत ज्यादा मात्रा में फैट या फैटी चीजें खाने से भी ओवरवेट हो जाते हैं। ठीक है, फैटी चीजें क्या हो सकती है, केक हो सकता है जिसमें फैट की मात्रा ज्यादा हो, कैंडी हो सकता है, स्वीट्स हो सकता है, आइसक्रीम हो सकता है, जिस कारण ऐसी चीजें जो कि हमें ओबेसिटी का शिकार बना सकती है, ओबेसिटी का शिकार बना सकती है। और ऐसे पर्सन की, ऐसे लोगों की जो ओबेसिटी के शिकार होते हैं उनमें हार्ट डिजीज और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम का खतरा ज्यादा रहता है। अगर हम बात करें कोल्ड ड्रिंक्स की, ठीक है, तो अगर हम बात करें कोल्ड ड्रिंक्स की या फिर वो जो कैंड फ्रूट जूसेस मिलते हैं मार्केट में, अगर उसको जरूरत से ज्यादा कंज्यूम कर लिया जाए, क्योंकि ये टाइम होता है दूध पीने का, मिल्क लेने का। ठीक है, अगर हमने मिल्क की जगह इनको रिप्लेस कर लिया कोल्ड ड्रिंक से, कोल्ड ड्रिंक ले लिया, तो भी हम शिकार हो जाते हैं एक डिजीज जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस और बोन फ्रैक्चर्स जैसी बीमारियों से। अब हमने एक वर्ड यहाँ पर यूज किया, यहाँ से इसको ले लेते हैं, हटा लेते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। यहाँ पर ये क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस कॉज बोन्स टू बिकम, ये हड्डियों को बहुत वीक कर देती है, बिकम वीक, और वो आसानी से जो है वो वीक होने के बाद क्या हो जाता है, आसानी से जो है वो टूट जाती है। सो ब्रिटल दैट फॉल और इवन माइल्ड स्ट्रेस सच अ बेंडिंग, या फिर खांस रहे और काफी कैन कॉज अ फ्रैक्चर। इतने से ही चीजों में जो है वो फ्रैक्चर आ जाता है हमारी बोन्स में। तो जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती जाती है उसकी बोन्स जो है वो और ज्यादा कमजोर हो जाती है। इसके अलावा अगर हमने अपनी डाइट को, फास्ट फूड पर हमारी लाइफ जो है ज्यादा डिपेंडेंट रहती है, तो उसका रिजल्ट भी ये रहता है कि बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल कमजोर हो जाता है, डिक्रीज होता है। ऐसा नहीं है कि हमारा फैट की जरूरत हमारी बॉडी को नहीं है, लेकिन एक्सेसिव मात्रा में किसी भी चीज की सप्लाई अगर बॉडी में जाती है तो वो फायदे की जगह नुकसान ही करती है। ठीक है, फैट की अगर हम बात करें तो फैट हेल्प द बॉडी एब्जॉर्ब सम विटामिन, फॉर एग्जांपल विटामिन ए, डी, ई एंड के एंड आर फैट सोल्यूबल। तो इसका मतलब ये है कि ये जो विटामिन है तभी ये बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी जब हम अपनी डाइट में फैट लेंगे। तो इन विटामिन को डाइजेस्ट करने में, एब्जॉर्ब करने में फैट की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, लेकिन एक्सेसिव फैट भी जो है वो हमारे लिए
बुरा, उसका बुरा रूप ज्यादा होता है, यानी डिसएडवांटेज ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैल्शियम की, और इसको हटा देते हैं सबसे पहले, रिबोफ्लेविन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, रिबोफ्लेविन की, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी आसानी से अगर हम समझे इसको कि है क्या ये, इट इज ऑल्सो कॉल्ड विटामिन B2, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इसके डेफिनेशन में जाए तो थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। रिबोफ्लाविन, a nutrient in the vitamin B complex, B complex that the body need in small amounts of function and stay healthy, इसके अलावा जो रिबोफ्लेविन, इसके अलावा एक और चीज हम नोट डाउन कर लेते हैं। रिबोफ्लेविन हेल्प्स मेक रेड ब्लड cells, help some enzymes, जो फूड डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करते हैं, एंजाइम्स वर्क प्रॉपरली एंड कीप स्किन, नेल्स एंड हेयर हेल्दी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि रिबोफ्लाविन, यानी इसको B2 विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो बॉडी के नीड्स को, यानी स्मॉल अमाउंट जो इसकी ज़रूरत है बॉडी को, ठीक है, फंक्शंस की, उसको हेल्दी रखने के लिए, तो इसको ज़रूरत पड़ती है, इस न्यूट्रिएंट्स की इसको ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ये रेड ब्लड सेल में भी बनाने में हेल्प करती है, एंजाइम्स तैयार करने में हेल्प करती है। इसके अलावा हमारी स्किन, नेल्स और हेयर जो है वो हेल्दी रहते हैं ड्यू टू रिबोफ्लेविन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके अलावा और क्या काम है, इसके अलावा अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए हो जाती है, यानी फॉलिक एसिड यानी बी विटामिन की अगर कमी हो जाती है, अगर अब पूछा जाए कि ये बी विटामिन क्या है, तो बी विटामिन आर द क्लास ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेल मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर एक चीज हमने पढ़ी, फॉलिक एसिड, ठीक है। तो फॉलिक एसिड होता है बी विटामिन, यानी इट हेल्प द बॉडी मेक हेल्दी न्यू सेल, यानी नए सेल को ये हेल्दी बनाने में हेल्प करती है। तो अगर ये भी, इसकी भी हमारे शरीर में कमी हो जाए, तो जितने भी नए सेल बनेंगे, जितने भी न्यू सेल तैयार होंगे, वो हेल्दी नहीं रहेंगे, तो जिस कारण वो जल्दी डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रॉपर डाइट ना लेने से हमारी बॉडी में फाइबर नहीं मिलेगा, हमारी डाइट में प्रॉपर फाइबर नहीं मिलेगा, तो जितनी भी चीजें हम खाएंगे वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगी तो बॉडी को नहीं लगेगी। नहीं लगने का मतलब ये है कि बॉडी का सही जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं होगी, तो कितना भी खा लो, अगर सही डाइजेस्ट नहीं होगा तो एक टाइम बाद हम खाना भी छोड़ देंगे, ठीक है। तो एडोलसेंस के दौरान हमें ज़रूरत होती है प्रॉपर हेल्दी डाइट की, तो जितना हो सके जंक फूड, इन सब चीज़ों से दूर रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्या खाइए, अच्छी बैलेंस डाइट, ठीक है।
उसके बाद अगर हम बात करें कैल्शियम और आयरन की, तो दोनों की ही ज़रूरत जो है वो ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद अगर हम बात करें विटामिन डी की, जो हेल्प करता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में, आमतौर पर बच्चों में इसकी कमी देखी गई है और इसका मुख्य जो कारण है वो दूध ना मिलने के कारण, और जिनको दूध मिलता है वो अच्छे से दूध पीते नहीं है, तो ये भी इसका एक कारण है। इसके अलावा गर्ल्स के जब पीरियड शुरू हो जाते हैं तो उसे अपनी डाइट में आयरन वाले फूड आइटम्स इंक्रीज कर देने चाहिए, ना सिर्फ आयरन वाले, इसके अलावा कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बोरॉन, विटामिन डी, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें जो है उनको अपनी डाइट में जो है वो शामिल कर लेनी चाहिए ताकि हमारी जो बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहे। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो देखा गया है कि हम बाकी चीजें तो थोड़ा देख भी लेते हैं, फास्फोरस जिसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नीड होती है, फास्फोरस, ठीक है, जिसकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, हम गलत फूड हैबिट के कारण हम उसको अपने डाइट में शामिल नहीं करते, जिसका नतीजा ये होता है कि हमारी जो बोन्स है वो हेल्दी नहीं हो पाती और बढ़ती उम्र के साथ हमारी बोन्स जो है वो ज़्यादा वीक हो जाती है। और थोड़ा सा स्ट्रेस डालोगे, जैसे हमने पहले पढ़ा था ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, तो थोड़ा सा भी अगर हम स्ट्रेस या कफ कर ले तो हमारी बोन में जो है वो बेंट हो जाती है या फिर हमारी बोन जो है वो फ्रैक्चर हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जिंक की, मैग्नीज की, ठीक है, इन सब की, तो टीनेजर को क्रोमियम हो गया, सेलेनियम हो गया, इसकी भी, ये भी जो टीनेजर है वो बहुत कम अपनी डाइट में शामिल करते हैं। बहुत ज़्यादा तो जो उनकी डाइट में होता है वो होता है पिज्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्री, यानी जंक फूड उनकी डाइट में ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा ज़रूरत होती है विटामिन सी की। और अगर आप चलते फिरते भी फ्रेश फ्रूट खा लेते हो, वेजिटेबल आप अच्छे से खा लेते हो, तो ये विटामिन सी तो ऐसा है कि इसकी कमी कभी किसी को हो ही नहीं सकती है। लेकिन जितने भी हमने विटामिन पढ़ी, जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी, अगर आप ये सही तरीके से अपने फूड में उसको शामिल करते हो तो आपकी बॉडी जो होगी, वो आपकी बॉडी जो डेवलपमेंट होगी वो फुल डेवलपमेंट होगी, आपकी बॉडी जो है वो फुल ग्रोथ लेगी, जिसका कि लंबे टाइम तक जो रिजल्ट है वो एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारा पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन सिर्फ साफ दिखाना ही नहीं है, सही मायने में बॉडी को साफ रखना है। इसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है जो हमें हेल्दी रखने में मदद करती है। एडोलसेंट बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं जब उनकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं। इस दौरान उन्हें ज़रूरत होती है ज़्यादा साफ सफाई की और अपने बॉडी की प्रॉपर केयर की, ठीक है। सबसे पहले रोज नहाना चाहिए, सही साबुन यूज़ करना चाहिए, अपने डेंटल और ओरल हाइजीन जैसे सांस की बदबू, इन सब का ध्यान रखना चाहिए, अपनी आईज ईयर्स का अच्छे से केयर करना चाहिए और अपनी पूरी ग्रूमिंग का, यानी अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर ग्रूमिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें टीनेजर जो है फॉलो करने चाहिए। और ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर, ना सिर्फ ये गर्ल्स के बारे में है, ना सिर्फ गर्ल्स के बारे में है, ये दोनों के बारे में है, गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और गर्ल्स में तो ऐसा है कि मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड के दौरान एक्स्ट्रा क्लीनलीनेस की ज़रूरत होती है। जैसे मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो पैड यूज़ किए जाते हैं उसका टाइम पीरियड जो है वो हर 6 घंटे बाद कम से कम चेंज कर लेना चाहिए। और अगर सही मायने में देखो, ये अलग अलग होता है, ये ब्लड के फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी 3 to 5 अगर करते हैं तो ये एक आइडल टाइम माना गया है कि अगर आप स्कूल जाते हो तो चलो ठीक है ये टाइम है, लेकिन अगर आप घर पे है, आपके स्कूल में अगर अच्छी ऑप्शन है चेंज करने की, तो आपको 3 to 5 आवर्स के अंदर जो है वो अपना पैड जो है वो चेंज कर लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल एक्सरसाइज की। तो जिस तरह से फूड हमारी डेली ज़रूरत में शामिल है, ठीक उसी तरह से एक्सरसाइज को भी हमें डेली शेड्यूल में शामिल करना चाहिए। साइंटिफिक स्टडी से ये प्रूफ हो चुका है कि यदि आप वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, इन किसी भी तरह की फिजिकल गेम खेलते हो, यानी आउटडोर गेम खेलते हैं, तो आपकी बॉडी की जो उस समय जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होने लगती है और आप फिट भी रहते हैं। फिट रहने का मतलब ये है कि आपने जो खाया है वो सही तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है और दूसरा, बॉडी से
टॉक्सिन यानी हानिकारक जो चीजें हैं, जहर जो बॉडी अंदर बना देती हैं, वो बीमारी फैलाने वाले जो केमिकल है वो पसीने के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। किस्सा यहीं पर खत्म नहीं होता है बच्चों। इसके अलावा बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव होता है जब हम खेलते हैं, भागते हैं, चलते हैं। इस दौरान बॉडी का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी ब्रीथिंग सिस्टम जो कंट्रोल होता है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाती है। हमारे जो लंग्स है उसके काम करने की कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा टीनेजर का जो मेंटल स्ट्रेस लेवल है, जिस मेंटल दौर से वो गुजरते उस समय, क्योंकि उनका बॉडी शेप ले रहा होता है, उनके दिमाग में तरह तरह के क्वेश्चन को प्रश्न आ रहे होते हैं, तो फिजिकल एक्सरसाइज से वो स्ट्रेस भी काफी हद तक कम हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम से नो टू ड्रग्स। कई बार देखा गया है बच्चों कि जो टीनेजर्स यानी ड्रग्स यानी नशीली दवाइयों का प्रयोग करते हैं अपने साथियों के प्रेशर में आकर, यदि यानी वो कर रहा है तो उसके दबाव में आकर वो लोग भी ये करने शुरू कर देते हैं, जिसको हम पीयर प्रेशर भी बोलते हैं, यानी साथियों का जो दबाव होता है अपने साथ में रहने वाले दोस्तों का या साथियों का। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस फ्रॉम मेंबर्स ऑफ वंस पीयर ग्रुप। अनफॉर्चुनेटली या दुर्भाग्यवश ये जो टीनेजर होते हैं, अक्सर ये होता है कि ये जो आज ये काम कर रहे होते हैं उसका लिंक नहीं देखते कि यही जो आज का काम है कल इसका जो परिणाम है, आने वाले टाइम में इसका परिणाम जो है उनको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, जिस कारण ये सोचते हैं कि ये जो गलत चीज आज कर रहे हैं उसका कल कुछ नहीं होगा, लेकिन उसका जो रिजल्ट है फ्यूचर में उनको बहुत ही बुरा देखने को मिलता है। ठीक है, यंग एज में जो लिया गया किसी भी तरह का नशा हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो टोबैको हो, उम्र के साथ साथ जो वो बच्चा है वो दूसरे नशे भी करने लग जाता है। इसके अलावा जो दूसरे कारण देखे गए हैं वो है अपोजिट सेक्स को इम्प्रेस करने के लिए, लड़का लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, दोस्तों में कूल दिखने के लिए टीनेजर अक्सर स्मोक हो गया, ड्रग्स हो गया, अल्कोहल हो गया, इन सब चीजों का सहारा लेते हैं। और ऐसी बुरी आदतें ना सिर्फ हेल्थ पर बुरा असर डालती है, आपके कॉन्फिडेंस को या अपने बॉडी पर जो आपका कंट्रोल है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो ये फ्रेज आपने सुना होगा, से नो टू ड्रग्स। ये एक ऐसा कैंपेन था जिसने लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को एजुकेट किया ड्रग्स के ना लेने के लिए, ड्रग्स के बुरे रिजल्ट के बारे में उनको बताया, उनको गाइड किया कि किस तरीके से आप इन चीजों से दूर रह सकते हो। ठीक है, अपने आप को अगर कॉन्फिडेंट रखना है, अपने आप को दूसरों से आगे रखना है, तो आपको इन सब चीजों का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके दोस्त तब भी बन जाएंगे अगर आप इनका सहारा नहीं लोगे। ठीक है, जो अच्छा और सच्चा दोस्त होता है, ठीक है, वो आपको हर कंडीशन में आपको एक्सेप्ट करता है, बजाय कूल दिखने के या फिर अपोजिट सेक्स को इम्प्रेस करने के लिए आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती। तो बच्चे, हेल्थ जो है हमारी धीरे धीरे खराब होती है, हमको जिसका पता नहीं चलता है। ठीक है, और जब एकदम कंडम हालत में हो जाती है, यानी जब हम उसको वापस रिकवर करने वाले नहीं हो पाते हैं या रिकवर नहीं कर पाते हैं, तो उसके परिणाम सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे पेरेंट्स को, हमारे पूरे परिवार को झेलने होते हैं। तो इसीलिए बुरी आदतों में ना फंसे, चाहे वो कुछ भी बुरी आदतें हो उनमें ना फंसे, अच्छी हेल्दी आदत जिए। तो ये था हमारा चैप्टर, और हमने पूरा चैप्टर जो है अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक आप रिवाइज करिए।